वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 एसएसटी की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 है द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, Why is the period that followed the Maurya Empire? Children, सबसे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है द बिग क्वेश्चंस। जो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो why is the period that followed the Maurya Empire sometimes called the age of reorganization? मौर्य एम्पायर के बाद जो एम्पायर्स आए, जो डायनेस्टीज आए, उनको एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है? जिस बच्चे ने अब ध्यान से समझ लिया उसको ये चीज समझ में आ जाएगी। इस इमेज में देखो चिल्ड्रन, रीऑर्गेनाइजेशन वाली एज आने से पहले एक एम्पायर था मौर्य एम्पायर, आपने भी सुना होगा, अशोका द ग्रेट। तो ये देख लो लगभग पूरा भारत पे उसका हिस्सा था और आज की डेट में जो पाकिस्तान है लगभग वो वाला हिस्सा भी उसके अंडर में आता था। लेकिन जब अशोका की डेथ हो गई, अशोक की डेथ के लगभग 50 साल बाद उसके जो सक्सेसर यानी उसके जो बेटे वगैरह थे वो उसको नहीं संभाल पाए। तो जहां पे अशोका का रूल था लगभग पूरे भारत पे, अब वहां पे छोटे छोटे दूसरे किंगडम्स आने लगे, दूसरी डायनेस्टीज आने लगी। अब ये बताओ जब दूसरी डायनेस्टीज आएंगी तो क्या वो अपनी कल्चर लाएंगे या नहीं? उनके ट्रेडिशन थोड़े अलग थे, उनके कल्चर थोड़े अलग थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थोड़ा अलग था। वो भी प्रमोट करते थे लैंग्वेज को, लिटरेचर को। कोई तमिल को प्रमोट कर रहा है, कोई बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहा है। तो उसमें कई सारा ऑर्गेनाइजेशन हुआ अलग अलग तरीके से। तो जब अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो उसको नाम दे दिया द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। मजा आ गया? दोबारा समझो। अशोक था तो उसने तो पूरे उसको बांध रखा था, पूरे पे उसका ही कब्जा था। लेकिन उसकी डेथ के बाद क्या हुआ, जो पूरा जो बड़ा सा भारत और आगे का हिस्सा था वो छोटे छोटे बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स में बट गया। यहाँ पे कोई अलग कोई राज कर रहा है, यहाँ अलग कोई है, यहाँ कोई अलग है। इसलिए तो आंसर पूरा कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन में द पीरियड दैट फॉलोड द मौर्य एम्पायर समटाइम्स कॉल्ड द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। पूरा आपने क्वेश्चन से ही लिख दिया। मजा आ गया? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ये 2 रीजन लिख देना बस, एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नंबर 1, सेवरल न्यू किंगडम्स एंड डायनेस्टीज इमर्ज अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भाई क्योंकि अलग अलग किंगडम्स और अलग अलग डायनेस्टीज आ गए थे भारत के अलग अलग पार्ट में। यहां देखो अभी हमने देखा था पूरा अशोक के पास था, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे कोई अलग आ गया, यहाँ पे कोई अलग आ गया, यहाँ कोई अलग आ गया, इस तरह से। एक तो ये रीजन है। दूसरा है न्यू रूलर्स रिवाइव लोकल ट्रेडिशन। भाई अगर नया रूलर आएगा तो वो अलग लोकल ट्रेडिशन चलाएगा। रीऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यानी रूल करने का जो तरीका है वो अलग है। एंड प्रमोटेड रीजनल कल्चर्स। पहले तो सिस्टम क्या था, सब कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम था, जैसा अशोक कहेगा वैसे होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन अब यहाँ पे कहा कि यहाँ पे मेरे रूल चलेंगे, इसने कहा यहाँ मेरे रूल चलेंगे, इसने कहा यहाँ मेरे रूल चलेंगे। मजा आ गया? 2 ये वाले पॉइंट लिखाना और फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट वर द वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दैट गाइडेड एम्परर्स ऑफ दैट पीरियड। अब उस पीरियड के बाद, उस पीरियड में जो एम्परर आते थे उनकी क्या वैल्यूज थी? देखो यहां देख रहे हो आप, वो सारे धर्मों का सम्मान करते थे। भाई अगर कोई जैन है तो वो बुद्धिज्म का भी सम्मान करता था, वो हिंदुइज्म का भी सम्मान करता था। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख देंगे? मैनी रूलर्स सपोर्टेड ऑल रिलीजन्स। ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन का है तो बस उसी रिलीजन का सम्मान कर रहा है, दूसरों को दुत्कार रहा है, नहीं। ठीक है। दूसरा यहां से समझो, बहुत सारे रूलर्स जो थे वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर होता है अपनी जनता की भलाई के लिए काम करवाते थे, कुएं खुदवाते थे, सड़कें बनवाते थे, ठीक है, और भी जो चीजें होती थी वो करवाते थे। तो रूलर्स फोकस्ड ऑन पब्लिक वेलफेयर यानी पब्लिक की भलाई के लिए काम करते थे, जस्टिस करते थे, न्याय करते थे, और चैरिटी मतलब दान वगैरह देते थे। और तीसरा पॉइंट आप लिख दोगे, वो क्या करते थे, जो आर्ट थी, आर्ट अब किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो पेपर पे हो सकती है, वो पत्थर के ऊपर हो सकती है। ट्रेड यानी जो व्यापार है उसको, और जो टेम्पल बिल्डिंग है उसको प्रमोट करते थे। तीसरे में लिख देंगे, दे एनकरेज ट्रेड यानी व्यापार, लर्निंग,
आर्ट एंड बिल्डिंग टेम्पल्स एटसेट्रा। तो इस तरह से अगर 3 पॉइंट्स लिख के आओगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फॉरेन इन्वेडर्स एसिमिलेट इनटू इंडियन सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट टू कल्चरल कन्फ्लुएंस। ये कह रहा है जो बाहर से लोग आए और जब वो इंडिया में आके बस गए तो उन्होंने इंडिया का ही जो क्या नाम है, जो कल्चर था वो अपना लिया, भारत के जो गॉड्स थे उनको भी अपना लिया, मतलब अपना कल्चर को भी बरकरार रखा और इसको भी। इसको मैं समझाऊंगा। जैसे मान के चलो आप पैदा हुए दिल्ली में, ठीक है, पूरा आपकी लाइफ आपकी दिल्ली में निकली। अब आपके पापा का ट्रांसफर बिहार में हो गया, अब आपको बिहार में लिट्टी चोखा भी आप खाने लग गए हो, जो बिहार की बहुत फेमस डिश है, जो आपने पहले कभी नहीं खाई थी, है ना। बिहार में और ऑल ओवर इंडिया में एक छठ पूजा फेमस होती है, ठीक है, जय हो छठी मैया। तो आप छठ पूजा भी करने लगे, मतलब आने वाले तो आप दिल्ली से थे, ठीक है, आपका बचपन बीता दिल्ली में, ठीक है, लेकिन जब आप बिहार गए तो बिहार के भी जो कस्टम्स थे, बिहार का भी जो कल्चर था, जो खाना पीना था, वो भी आपने चालू कर दिया। तो ऐसा ही जो किंग्स, जो इन्वेडर्स बाहर से आए थे, उन्होंने किया। इन्वेडर्स लाइक द इंडो ग्रीक्स एंड कुशानाज जो आए थे अडॉप्टेड इंडियन गॉड्स। भाई भारतीय गॉड कौन है? ब्रह्मा जी हैं, विष्णु है, महेश है, और उन्होंने न केवल हमारे देवताओं को अडॉप्ट कर लिया, हमारी लैंग्वेजेस को भी और हमारे कस्टम्स को भी। चिल्ड्रन, कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज। जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया ना, किसका एग्जाम्पल दिया था अभी मैंने आपको? यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था दिल्ली का, ठीक है, कि दिल्ली से कोई बिहार आया तो जो रीति रिवाज दिल्ली में बिहार में निभाए जाते हैं वो उसने वही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। दे बिल्ट मॉन्यूमेंट्स एंड पिलर्स, उन्होंने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए, बड़े बड़े पिलर्स बनाए, लाइक द हेलिडोरस पिलर प्रेजिंग इंडियन डेटीज, जिसपे भारतीय जो देवता थे उनकी तारीफों में वो लिखा गया। अब है चिल्ड्रन बैक क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस और एक्टिविटीज है इसमें। लेकिन ये करने से पहले यार, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, सर इस चैप्टर के सब लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं बहुत हार्ड बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े, और आपने सर बहुत छोटे से बना रखे हैं, हर चीज क्लियर हो रही है, तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से कुछ नहीं कर सकते, तो यार एक लाइक कर सकते हो, एक सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो मिलते हैं अगले, ठीक है, चलिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, Why was the post-Maurya era also known as the era of reorganization? याद करो, पहला क्वेश्चन जो बिग क्वेश्चंस में था वो यही तो था कि मौर्यन एम्पायर के बाद जो इरा आया उसको एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं। और यहां पे भी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है, क्वेश्चन तो सेम ही है। जो पोस्ट मौर्य इरा के बाद वाले इरा को एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं? इसका मतलब जो हमने फर्स्ट का आंसर लिखा था, ये वाले जो 2 पॉइंट लिखे थे, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये ही आंसर इसका है। मजा आ गया? अगर आपने यहां पे ये क्वेश्चन लर्न कर लिया तो आपको भैया ये वाला क्वेश्चन भी लर्न हो गया। अब तो लाइक कर दो यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन संगम लिटरेचर इन 150 वर्ड्स। संगम लिटरेचर पे 150 वर्ड्स पे लिख देना है। चिल्ड्रन, हो सकता है आपने कभी मम्मी पापा की एल्बम देखी हो, तो उसमें मम्मी पापा की शादी के फोटोज होंगे, या मम्मी की आपने अलग एल्बम देखी होगी, पापा की अलग एल्बम देखी होगी, चाइल्डहुड की, बचपन के छोटे फोटो, या आपके भी होंगे, ठीक है। ऐसे ही संगम पीरियड के समय जो कवि होते थे, जो पोएट होते थे, उन्होंने तमिल लैंग्वेज में जो पोएम्स लिखी हैं, जो कंपोजिशन लिखा है, उसी को कहा गया है संगम लिटरेचर। और यहां मैंने आपको उसके कुछ फोटोज भी दिखाए हुए हैं। उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग मशीन तो होती नहीं थी, उस टाइम पे कोई ऐसे फोटो स्टेट वगैरह और ये सब इंटरनेट तो होता नहीं था, तो इस तरह से उनको, और किस लैंग्वेज में लिखा गया है वो? तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्लियर हो रही है मेरी एक एक बात? जैसे हम अपने पुराने फोटोज वगैरह को संभाल के रखते हैं, उसी तरह से इस लिटरेचर को। तो आंसर लिखेंगे, संगम लिटरेचर रेफर्स टू द अर्लियर कलेक्शन ऑफ तमिल पोएट्री, जो तमिल में स्टार्टिंग में जो पोएट्री लिखी गई थी, विच वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग संगम पीरियड के टाइम पे जो तमिल पोएट्रीज लिखी गई थी उन पोएट्स के द्वारा, उनको कहा जाता है संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर 2 तरह की कैटेगरीज में बांटा गया है, नंबर 1 अहाम और नंबर 2 पुराण।
अहाम के अंदर क्या आता है, इंटरनल और इमोशनल थीम्स आते हैं सच एज लव एंड रिलेशनशिप, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका वाली जो स्टोरीज हैं, जो पोएम्स हैं, जो कंपोजिशन है, वो तो आती है अहाम में। और पुराण में क्या आती है, जो कोई राजा था, जब राजा लड़ता था, उसके हीरोइज्म की, उसकी वीरता की कहानियां, उसके वॉर की कहानियां आती हैं पुरम में। तो अगर इस तरह से एग्जाम में लिखोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, विच रूलर मेंशन इन दिस चैप्टर इंक्लूडेड देयर मदर्स नेम। आपने पढ़ा होगा अगर ये चैप्टर, तो रूलर्स जो राजा महाराजा होते थे बड़े, अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लगाते थे, माँ को सम्मान देने से पहले, सम्मान देने के लिए। तो कौन से राजा थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। तो उस राजा का नाम क्या था, एक्चुअल उनका नाम तो था सतकर्णी, ठीक है, लेकिन वो अपने नाम से पहले क्या लगाते थे, गौतमी पुत्र, गौतमी उनकी माता का नाम था। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो ऐसा क्यों करते थे, दे डिड सो टू रेस्पेक्ट मदर कंट्रीब्यूशंस। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि अपनी माँ का, जो माँ ने भाई बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे को पाला है, पोषा है, ठीक है, उसको बड़ा किया है, पर्टिकुलरली इन नर्चरिंग एंड गाइडिंग देम ड्यूरिंग देयर राइज टू पावर। एक छोटा सा बच्चा जो इस संसार में आया, उसको धीरे 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 बड़ा करके आज उस माँ ने राजा बना दिया है। तो अपनी माँ के कंट्रीब्यूशन के लिए, उसकी नर्चरिंग के लिए, अपनी माँ की गाइडेंस के लिए वो अपनी माँ के नाम को यूज करते थे उनके रेस्पेक्ट के लिए। तो चिल्ड्रन, आप लोग भी जब बड़े हो जाओ, आजकल तो जमाना ऐसा हो गया कि बच्चे की शादी हुई, कौन माता कौन पिता सब भूल जाते हैं, लेकिन आप जब जब बड़े हो जाएं तो अपनी मम्मी का, अपने पिताजी का जरूर ध्यान रखिएगा। मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ नोट ऑफ 250 वर्ड्स अबाउट द किंगडम फ्रॉम वन किंगडम फ्रॉम दिस चैप्टर दैट यू, किसी एक किंगडम के बारे में जो आपको पसंद आया हो उसके बारे में कुछ लाइंस लिख दो। तो हम कह रहे हैं कि जो सतावना किंगडम है वो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग किंगडम है मेंशन इन दिस चैप्टर, और ये सतावनास रूल्ड ओवर द डेक्कन प्लेट्यू पे वो रूल करते थे, जिसको आज की डेट में हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। अब वो पूछ रहा है कि आपने यही वाला किंगडम क्यों चुना। आई फाइंड द सतावना किंगडम इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि यहाँ खूब सब लोग पैसे वाले थे, कल्चरल कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है और कल्चरल ट्रेडिशन यहाँ के बहुत अच्छे थे। सो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है क्लियर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो एक्टिविटी की फॉर्म में है कि इमेजिन करो कि तुमको एक चांस मिले किंगडम बनाने का, तो तुम कैसा किंगडम बनाओगे। तो ये इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। रूलर्स यूज देयर डैश नेम बिफोर देयर नेम। रूलर्स सम्मान देने के लिए अपने नाम से पहले किसका नाम यूज करते थे, अपने फादर का, अपनी मदर का, या अपने ग्रैंडफादर का। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।